हेलो स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट सिद्धार्थ दुबे। आज जो आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश जुडिशरी के मेंस के और मेंस में स्पेसिफिकली पांचवा पेपर जिसको लॉ पेपर 3 भी बोला जाता है उससे रिलेटेड है। ये मेजरली बात करेगा पांचवें पेपर का 150 मार्क्स का एक बहुत ही मेजर चंक, एक मोटा हिस्सा, जिसमें हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के लोकल लॉज, उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू लॉज के बारे में। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं वीडियो में कि जो टॉपिक आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और इसके साथ में अगले 2-3 वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस में टॉपिक डिस्कस करूंगा, ये मेरा पिछले कई साल से एक्सपीरियंस है। ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक होता है और ये मेरी आप लोगों से राय होगी कि इस टॉपिक को आपको सबसे सीरियसली लेना चाहिए। ये एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है। अगर इसको आपने अच्छे से तैयार करा तो आप 1000 मार्क्स का जो मेंस होता है उसमें से 150 मार्क्स का एक मेजर चंक तैयार कर लेते हैं, जिसमें बहुत इजीली अराउंड 90 to 100 मार्क्स को कवर करा जा सकता है। जो लॉ पेपर 3 या फिर मेंस का 5th पेपर होता है वो लोकल लॉज प्लस पीनल लॉज होता है। पीनल लॉज में यूपी में हम लोगों से जुडिशरी में इंडियन पीनल कोड पूछा जाता है, आईपीसी के 50 मार्क्स के सवाल आते हैं और बाकी जो 150 मार्क्स है वो हम लोगों से रेवेन्यू और लोकल लॉज पूछे जाते हैं। आप ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि पहला पार्ट हो जाता है सब्सटैंटिव लॉ के पेपर का, दूसरा प्रोसीजरल। मैं तीसरे लॉ के पेपर की बात कर रहा हूँ। ये अमूमन मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स से डिस्कशंस में, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जिनकी मैं मेंटरिंग करता हूँ उनके डिस्कशंस में मैंने बहुत बार ये महसूस करा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के पेपर पे तो बहुत फोकस करते हैं बट लोकल लॉ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत बार बहुत बोरिंग मानते हैं। उनको लगता है कि क्या इसको पढ़ना, इसमें तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं। बहुत बार स्टूडेंट जिससे रिलेट नहीं कर पाते। और मैंने ये भी कई बार देखा है कि बहुत सारी नामी गिरामी कोचिंग्स या अच्छे मेंटर्स भी इन टॉपिक्स को नहीं टच अपॉन करते या इनको बिल्कुल ऊपरी ऊपरी टच करके छोड़ देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मेंस में आपकी अच्छे मार्क्स आएँ, सारे पाँचों पेपर में जोड़ के 1000 में आपका एक अच्छा स्कोर बने, तो एक मेजर चंक आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ इस एक पार्ट से, सिर्फ इस एक पेपर से। यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ ये भी कहूँगा कि लोकल लॉ ही सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स ना सिर्फ लोकल लॉ बल्कि जीएस के पेपर और लैंग्वेज के पेपर को भी कम सीरियसली लेते हैं। मेरी राय है कि आप इन तीनों पेपर्स को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर मैं आईपीसी को हटा दूँ तो लोकल लॉ को जोड़ के, लैंग्वेज के पेपर को जोड़ के और जीएस के पेपर को जोड़ के 1000 में से 550 मार्क्स कवर हो जाते हैं। सो आप इमेजिन करिए कि प्योर लॉ का पार्ट ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है या लोकल लॉ, जिसको बहुत स्टूडेंट्स प्योर लॉ में नहीं मानते हैं, उसको अपनी ही एक सोच में रखते हैं कि ये तो ना सब्सटैंटिव है ना प्रोसीजरल, तो इसको साइड मान लेते हैं, उससे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सो व्हेन वी पुट टुगेदर आपको जीएस, लोकल लॉ और साथ ही साथ लैंग्वेज, तीनों पे बहुत फोकस करना चाहिए। लोकल लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लोकल लॉ को मोटा मोटा आप लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं डिवाइड करता हूँ। एक कैटेगरी हो जाती है जो कि ज़्यादातर डिपेंड कर जाता है, ज़्यादा रिलेट कर जाता है रूरल लॉज से, और दूसरा जो कि थोड़े शहरी टॉपिकों से रिलेट कर जाता है, जो अर्बन लॉज हैं उससे रिलेट कर जाता है। मेरा जो पहला वीडियो है, ये पहले वीडियो में मैं इंडिविजुअली एक एक लॉ के डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मैं अपने अगले वीडियोस में आप लोग को बताऊंगा। पहले वीडियो में मैं आपको ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कौन से लॉज पढ़ने हैं और कौन से लॉज को ज़्यादा ध्यान देना है इन लोकल लॉज में। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, प्री में ये पेपर नहीं पूछा जाता है, एक भी आपसे इसमें से लॉ का पेपर नहीं पूछा जाएगा प्री में। यूपी जुडिशरी के मेंस में लॉ पेपर 3 या 5th पेपर में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे लोकल लॉज से या रेवेन्यू लॉज से। सो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लॉज आपको तैयार करने हैं या कौन कौन से लॉज हैं जो इन पर्टिकुलर लॉज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चीज़ और ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अगेन स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जो पहले आता चला जा रहा है वो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं। अब ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 2018 तक का यूपी जुडिशरी का पेपर हुआ था, जो कि लास्ट यूपी जुडिशरी का पेपर था, तब तक हम लोगों ने जुडिशरी में सिलेबस का चेंज होते लोकल लॉ में नहीं देखा। बट उसके बाद जो एचजेएस का पेपर करा गया है उत्तर प्रदेश में, उसमें हमने लोकल लॉ में सिलेबस में थोड़ा सा चेंज देखा है। और अब ये उम्मीद करेंगे हम कि जो अगला यूपी जुडिशरी डिक्लेयर करा जाएगा, जो कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक आ जाए, उसमें हम लोगों को सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है।
सो अगर आप अभी तक सिर्फ पुराने सिलेबस पे तैयारी करते आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा एडिशन करिए। एक नया एक्ट है, एक नया कोड है जो आपको ऐड कर देना चाहिए और आपको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। यूपी ZALR, उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अब यूपी से हटाया जा रहा है और उसकी जगह डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू कोड को फंक्शनल करा जा रहा है। सो ये हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार यूपी जुडिशरी के सिलेबस में भी चेंज होगा और जिस तरीके से प्रैक्टिकली लॉज में चेंज करा गया है, उसी तरीके से जो हम लोगों से सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, उनमें भी चेंज हो जाएगा। सो मेरी राय आप लोगों से यहीं पे, बिफोर आई स्टार्ट द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड वांट कि आप यूपी ZALR को भी अभी पढ़ें और साथ ही साथ यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट / कोड को भी अभी पढ़ें। भले ही वो अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट उसको स्किप मत करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस अगर बदल जाता है तो हम तैयार ना हो, और अगर नहीं बदलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी तैयारी कर चुके हैं। सो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉज आ जाते हैं। नाउ यूपी में लोकल एंड रेवेन्यू लॉज में रेवेन्यू बेसिकली लैंड रेवेन्यू की बात करी जा रही है, तो लैंड रेवेन्यू से जो रिलेटेड मेजर लॉज हो जाते हैं वो हो जाता है सीधा सीधा यूपी ZALR और साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट। वो हमारे रेवेन्यू के लॉज माने जाते हैं। और जब हम लोग लोकल लॉज को मानते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा पर्सनल, मैं जब पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ तो उसको मैं मोटा मोटा अर्बन और रूरल लॉ में डिवाइड करता हूँ। सो हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि 3 हमारे मोटे मोटे टॉपिक्स हो जाते हैं, एक्ट्स हो जाते हैं जो कि अर्बन लॉज में हैं, और 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस हो जाते हैं जो कि रूरल लॉज में जाते हैं। एक एक करके आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है यूपी पंचायत राज एक्ट। यूपी पंचायत राज एक्ट अपने आप में, एज द नेम गोस, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करता है उससे रिलेट कर जाता है। यहाँ पे मेरी आप लोगों से बिल्कुल क्लियर राय होगी स्टूडेंट्स, यूपी पंचायत राज एक्ट को पढ़िएगा। इसमें क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जो एक्ट हैं उनको मत पढ़िएगा, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पंचायत राज में जो तीनों 3 टियर जो सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया है उसको पढ़ने को लेकर ना सिर्फ पंचायती राज एक्ट में जो कि ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है उसको पढ़ते हैं, बल्कि जिला और क्षेत्र के भी एक्ट पढ़ लेते हैं। प्लीज़ स्किप इट, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, एग्जाम के सिलेबस में वो नहीं आता है। हाँ, मेरी ये राय आपसे ज़रूर होगी कि जब भी आप पंचायती राज एक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्री में इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, सब कुछ हम लोगों को स्पेसिफिक टॉपिकल पढ़ना है, बेर एक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक्स हमको ज़्यादा ध्यान देने हैं। तो अगर वो कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्ट जो हम लोगों से मेंस में पूछा जा रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी और एक्ट से इंटर रिलेट होता है तो आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपको वो अपनी आंसर राइटिंग / बुलेट पॉइंट्स नोट्स में ज़रूर रखना चाहिए। जैसे जब हम लोग यूपी पंचायती राज एक्ट पढ़ेंगे तो ये बहुत लाजमी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करा है, जो हमने शेड्यूल 11 ऐड करा है, आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए साथ में। पंचायती राज एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसका रिलेशन यूपी ZALR से भी हो जाता है। सो आपको देखने को मिल जाएगा भूमि प्रबंधक समिति या सेक्शन 117 ऑफ यूपी ZALR आर डायरेक्टली रिलेटेड विद पंचायत राज। सो जब भी आप पढ़ाई करें आपस में इंटर रिलेशन ज़रूर से करिए। इन सारे एक्ट्स के जो मेजर टॉपिक्स हैं या जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए, वो मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। दूसरा एक्ट जो आपको देखना है वो यूपी लैंड कंसोलिडेशन एक्ट, चकबंदी अधिनियम। चकबंदी अधिनियम आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट डेफिनेटली 2 सवाल 3 सवाल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि लोकल लॉज और रेवेन्यू लॉज में जनरली सवाल बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और क्योंकि प्री में सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपको बहुत फाइनल पॉइंट्स जो कि हम लोग को सेक्शन वाइज रटने होते हैं, एक्ट के जो रटने होते हैं, वो नहीं रटने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली टॉपिकल तैयारी कर सकते हैं। सो चकबंदी किस तरीके से करी जाती है, चकबंदी करनी क्यों ज़रूरी थी, इसके बारे में ये एक छोटा सा एक्ट बात करता है। आपको ये एक्ट तैयार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जब हम कंपेयर करेंगे यूपी पंचायती राज एक्ट, कंसोलिडेशन एक्ट को ZALR या रेवेन्यू कोड से, तो पहले दोनों एक्ट, पंचायत राज और लैंड कंसोलिडेशन या चकबंदी अधिनियम, ये दोनों कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि कोई एक्ट अगर छोटा है तो हम उसको स्किप कर दें। अगर उससे 2 सवाल भी पूछे जाते हैं तो वो 2 सवाल भी हमारे लिए 10 नंबर या 20 नंबर का भी मदद कर सकते हैं। याद रखिए 150 मार्क्स इनसे ही पूछे जाने हैं। सबसे सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे
कितने मार्क्स के होंगे ये जनरली डिपेंड कर जाता है कि वो एक्ट कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है या कितना ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरा एक्ट जिस पे हम आ जाते हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा एक्ट हुआ करता था, उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। ये एक्ट अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था जब हम लोग लोकल लॉज की या रेवेन्यू लॉज की तैयारी करते थे यूपी जुडिशरी में। बट अब क्योंकि इस एक्ट को हटा दिया गया है उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से मैंने इसमें स्टार लगा दिया है एंड में, दिस मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ यूपी जुडिशरी व्हेनेवर नेक्स्ट द सिलेबस इज डिक्लेयर्ड, व्हेनेवर नेक्स्ट द नोटिफिकेशन कम्स आउट। अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है तो ये मान के चलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। पर क्योंकि एचजेएस में भी बदलाव करा जा रहा है तो उम्मीद है कि पीसीएसजे में भी उत्तर प्रदेश में बदलाव करा जाएगा और इसको सिलेबस से हटा के सिर्फ यूपी रेवेन्यू कोड एंड रेवेन्यू एक्ट को रखा जाएगा। रेवेन्यू कोड 2006 प्लस 2016 में जो आए हैं और एक्ट जो इनिशियल 1901 का था वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमींदारी अबॉलिशन भले ही हटा भी दिया जाए अगर सिलेबस से, तब भी मेरी आपसे राय होगी कि कुछ जेनरिक क्वेश्चंस ऑन जमींदारी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से इंडिया में आए, आखिर क्यों 1940s 50s में मेजर चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली किस तरीके से बदलाव लाया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, आर्टिकल 31, ये जो अलग अलग मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, या फॉर दैट मैटर आप में से अगर किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है, सो हमारे जितने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के मेजर केसेस हैं, नॉट ऑल बट मेजर केसेस रिलेट टू लैंड रिफॉर्म्स। सो उनका आपस में क्या रिलेशन बन जाता है, भले ही ये सिलेबस का पार्ट रहे या ना रहे, आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। इट विल हेल्प यू बोथ फॉर द लोकल लॉ एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर, दोनों में काम के हो जाते हैं। टॉपिकल तैयारी करनी है तो वो दोनों जगह पे मदद कर सकता है। तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने आपको बताया जिम्मेदारी, हो सकता है जिम्मेदारी ना हो, तो वो तीसरा अब रेवेन्यू कोड हो जाएगा। ये कंपैरेटिवली नया कानून है, पहले यूपी जुडिशरी में नहीं पूछा गया है। हो सकता है आप में से जो पहले से तैयारी कर रहे हो आपने इसकी बिल्कुल पढ़ाई ना कर रखी हो। अगर आप पुराना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली अभी इसको नहीं छुआ होगा। मेरी राय होगी, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक यूपी जुडिशरी आना चाहिए और सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, तो प्लीज़ यूपी रेवेन्यू कोड और रेवेन्यू एक्ट को ज़रूर पढ़िए, इनको स्किप मत करिएगा, क्योंकि अब ZALR को हटा के इसको लागू करा जा रहा है। सो बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल आज की डेट में इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट होता है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स कौन हो जाते हैं, उसके बारे में डील करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट चंक ऑफ लॉज जो आ जाते हैं, नेक्स्ट चंक ऑफ एक्ट्स आ जाते हैं लोकल लॉज में, वो नेक्स्ट 3 जो एक्ट हैं ये शहरों से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, या जो शहरीकरण हो रहा है उससे रिलेटेड जो एक्ट बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में उनसे जुड़ते हैं। सो पहला जो कि एक बड़ा और एक मेजर एक्ट हो जाता है यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। ये म्यूनिसिपैलिटीज़ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बनती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे चुनाव होता है, कितने तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों से डील करता है। इन तीनों एक्ट में जो सबसे मेजर या सबसे बड़ा एक्ट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ा एक्ट हमारे लिए माना जा सकता है, वो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट होता है। जो नेक्स्ट एक्ट है वो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की बात करता है। किसी भी जिले में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं, जैसे कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरीके की जो किसी शहर में डेवलपमेंट करने के लिए एजेंसीज, बॉडीज़ क्रिएट करी गई हैं सरकार के द्वारा, जो अपने आप में ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, उनके पास क्या पावर्स होती हैं, ये उसके बारे में बात करता है। मेरा ये अगेन कई बार देखना है कि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ और अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट जो बोर्ड्स या अलग अलग बॉडीज़ होती हैं उनकी ताकतों में। मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं, और ये आपको समझना भी चाहिए, ये 2 अलग एक्ट हैं, दोनों बिल्कुल अलग बॉडीज़ की बात करते हैं। काम आपको पढ़ने में, पार आपको पढ़ने में कई बार फर्स्ट गो में ओवरलैपिंग लग सकती है, पर ट्रस्ट मी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ध्यान से देखिए, आप दोनों में फ़र्क बिल्कुल कर पाएंगे। लास्ट आ जाता है यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट। इस एक्ट को हम लोग कई बार यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के भी नाम से बुला लेते हैं। किस तरीके से यूपी में स्पेसेस को स्पेशली शहरों में रेंट पे दिया जाएगा, किस तरीके से एविक्शन करवाया जाएगा, लीज लेटिंग किस तरीके से करी जाती है, उस तरीके के टॉपिक्स के बारे में अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट बात करता है।
कंपैरेटिवली शहरों में अर्बन प्लानिंग और बिल्डिंग से सवाल कम पूछे जाते हैं। सो अगर आपको एक जिस्ट में बताऊं तो ये अभी मैंने 7 एक्ट लिखे हुए हैं। इन 7 में से अभी तक 6 पूछे जाते थे। हो सकता है अगली बार 7 एक्ट पूछे जाएं, या हो सकता है एक को हटा के दूसरा ले आया जाए, सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, तो फिर से 6 एक्ट रहें। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर चंक सवालों के आएंगे वो आप लोगों से ZALR या रेवेन्यू से रिलेटेड एक्ट से आएंगे, और उसके बाद बाकी तरीके के एक्ट से पूछे जाएंगे। स्किप एक भी एक्ट मत करिए, तैयारी सबकी करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप पूरा बेर एक्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। बट बहुत सेलेक्टिव मत पढ़ाई करिएगा। अगर बहुत सेलेक्टिव करेंगे तो अगेन आप लॉस पे हो सकते हैं। एक बेहतर तरीका यही रहता है कि आप एक बार बेयर एक्ट को एक जेनरिक रीडिंग कर लें, और उसके बाद टॉपिक्स पुराने पेपर्स को देखें, या किसी मेंटोर, किसी गाइड, किसी टीचर से, किसी सीनियर से डिस्कशन करके स्पेसिफिक लिस्ट बनाएं और उनके हिसाब से तैयारी करें। मैं अपने अगले वीडियोस में स्पेसिफिक एक्ट वाइज टॉपिक्स कुछ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों को तैयार करने चाहिए। अगर आप में से कोई भी मुझको कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 7706893121। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी तरीके की अगर आपको कोई राय चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।